नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज सेकंड ग्रेड की जितनी भी कहानियां हैं उनको मैं शुरू कर रहा हूं, यानी कि जितनी भी रचनाएं हैं साथियों उनको मैं शुरू कर रहा हूं और किस तरह से इनको पढ़ना है ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं। शायद आपको दिख रही होगी ये चीज़ अच्छे से, अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा जूम कर लें और मैं खुद भी जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पढ़ कर के हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ नहीं दिख रहा होगा वहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँगा। कैसे पढ़नी है साथियों, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक भी पॉइंट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा साथियों। ये इस तरह के नोट्स हैं कि एक भी चीज़ आपकी बाहर जाने वाली नहीं है। आज हम इस कहानी को पूरा भी करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो मित्रों, आप बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना साथियों। और मैंने सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज परिणाम के नाम से रखी है। सबसे कम प्राइज रखी है साथियों, पूरे राजस्थान में सबसे कम प्राइज है। और आप पहला टेस्ट दे करके देखिए, दिल खोल के आपको लगेगा कि वाकई में सर ने बहुत मेहनत करी है इस टेस्ट सीरीज में। साथियों, अगर नोट्स मंगवाने हिंदी साहित्य के, काव्य शास्त्र के सेकंड ग्रेड के या वन लाइनर ब्रह्मास्त्र नोट्स मंगवाने हैं तो ज़रूर देखिए, टेलीग्राम पर डले हुए हैं, आप वहां से देख करके नोट्स देखिए और फिर मंगवाइए। चलिए साथियों, हम देखते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की जीवन परिचय वाली बात करेंगे। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय में एक ने एक क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि इनकी कहानी यहाँ लगी हुई है। तो ये कहानी लगी हुई, इसका मतलब पहले हम सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे। अब कहानी आप सबको पता है कि पुस की रात ये कहानी है। किसकी रात है? पुस की रात है। ये देखो यहाँ पर ये जो कहानी है पुस की रात कहानी है और इसके जो राइटर है साथियों वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय कैसा रहा है, क्या क्या उनके नाम रहे हैं, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए मित्रों, एक एक चीज़ देरी ना करते हुए मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। ये लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जो है साथियों, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद हिंदी युग के प्रवर्तक, कथा सम्राट माने जाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद को जो है कथा सम्राट माना जाता है। अब साथियों, ये लिखने वाली बात है, इनका जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 को हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैं बताता जाऊं वैसे ही नोट्स बना लेना आप लोग। वैसे तो ये नोट्स ही हैं, एक तरह से मैं आपको बता दूं ये नोट्स ही हैं, आपको ऐसे के ऐसे ही पढ़ना है वीडियो को पूरा। ठीक है, 31 जुलाई 1880 को साथियों इनका जन्म हुआ। किनका? मुंशी प्रेम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लहमी नामक गांव में, कौन से गांव में हुआ? लमही नामक गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सबसे मुख्य बात है कि इनका जन्म कहां पर हुआ है और कब हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर हुआ है? वाराणसी में हुआ है, काशी बनारस में इनका जन्म हुआ है। प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी साथियों। कहाँ पर? बनारस में ही हुई थी। एक ही बात है, वाराणसी कहो, बनारस कहो या फिर काशी कहो, एक ही बात है। ठीक है, इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। क्या नाम था इनका? मूल धनपत राय इनका मूल नाम था। प्रारंभ में वे, यानी कि कौन? मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। प्रारंभ में जो है मुंशी प्रेमचंद उर्दू भाषा में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। बात समझ लेना। उर्दू में लिखा गया उनका पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन। उर्दू में लिखा गया पहला कहानी संग्रह क्या था? सोजे वतन था। उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे ये? उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे और इनका कहानी संग्रह सोजे वतन था। 1907 में ये प्रकाशित हुआ था साथियों। ठीक है, 1907 में इन्होंने लिखा था, और 1913-14 में ये प्रकाशित हुआ था। तो ये भी बहुत बार पूछी जाती वाली घटना है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रकाशित कब हुआ और लिखा कब था।
तो लिखा तो इन्होंने सोजे वतन एक कहानी संग्रह है, 1907 में लिखा था, लेकिन 1913 और 14 में ये इनका जो है प्रकाशित हुआ था कहानी संग्रह। इस संग्रह को स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया और इसकी 500 प्रतियां जलाई गई थी। तो साथियों, इसको क्यों जलाया गया था, इसकी प्रतियों को क्यों जलाया गया था, इसमें क्या था ऐसा? ये जो ग्रंथ, ये जो कहानियां, जो ये सोजे वतन जो ग्रंथ लिखा है, इसमें कहानी संग्रह जो इसको किया गया, इसमें क्या था? स्वतंत्रता की भावना। इसमें क्या था? स्वतंत्रता की भावना थी और ये अंग्रेजों को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसकी 500 प्रतियों को क्या कर दिया? जला दिया। कितनी प्रतियों को जलाया? 500 प्रतियों को जलाया है साथियों। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। अब आगे देखो यहाँ पर कितनी प्रतियों को जला दिया साथियों? 500 प्रतियों को जलाया है। अब आगे बात आती है मित्रों कि दया नारायण निगम, क्या नाम है? दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी। इसके बाद में हिंदी में लेखन प्रारंभ इन्होंने किया। कालांतर में, समय के बाद में वे हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने वाले लगे और उनका ये नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। 1915 में उनकी पहली हिंदी कहानी सोत, 1915 में, याद रखना, 1915 में उनकी पहली हिंदी कहानी सोत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो मुंशी प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी थी, उसका नाम था क्या था? सोत। ठीक है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1915 में। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी साथियों। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में 1923 ईस्वी में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1923 में बनारस में भी सरस्वती की जो प्रेस है उसकी स्थापना इन्होंने करी। 1930 में जनवादी पत्रिका के संपादन के उद्देश्य से हंस पत्रिका का इन्होंने संपादन शुरू किया और आर्थिक तंगी के कारण हंस के संपादन का दायित्व हिंदी साहित्य परिषद को इन्होंने सौंप दिया था। तो याद रखना साथियों, हंस पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था 1930 ईस्वी में जनवादी पत्रिका के रूप में, और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इस हंस पत्रिका के संपादन का दायित्व इन्होंने जो है हिंदी साहित्य परिषद को सौंप दिया था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चले आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। आगे फिर इसमें लिखा हुआ है, अब ये सारी बातें होगी। 50 रुपए के लिए इसके संपादन का दायित्व सस्ता साहित्य मंडल को सौंप दिया गया। किसके लिए? 50 रुपए के चक्कर में। अब आगे बात करेंगे। 1931 ईस्वी में मर्यादा पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हंस पत्रिका का, फिर मर्यादा पत्रिका का, और 1932 ईस्वी में इन्होंने जागरण साप्ताहिक पत्र और उसके बाद में माधुरी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। तो हंस पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, जागरण साप्ताहिक पत्र और माधुरी पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? मुंशी प्रेमचंद रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम किसने दिया था? दयाराम सारण के द्वारा दिया गया था। यह आपको याद रखना है। 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ के प्रथम अधिवेशन के इन्होंने अध्यक्ष बने थे। ये तो याद रखना, 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, ये कहां पर हुआ था? सबसे पहला लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था प्रथम अधिवेशन। इसके अध्यक्ष भी मुंशी प्रेमचंद को बनाया गया था। याद हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे, प्रेमचंद की प्रथम श्रेष्ठ हिंदी कहानी पंच परमेश्वर, और ये 1916 ईस्वी में लिखी गई थी। और अंतिम कहानी थी कफन, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई। तो साथियों याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम श्रेष्ठ हिंदी कहानी थी पंच परमेश्वर, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इनकी अंतिम कहानी थी कफन, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अतः इस काल को प्रेमचंद युग भी कहना समीचीन प्रतीत होता है, सही प्रतीत होता है।
तो ये यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सारे जो मैं लिख रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, उसको आप नोट करना। वैसे तो ये एक तरह से नोट्स ही हैं, इनको क्या नोट करोगे, पढ़ो बार बार, लिख लिख के पढ़ाई करना। ठीक है, चलो आगे। तो साथियों, इनकी जो हिंदी की प्रेमचंद की प्रथम श्रेष्ठ हिंदी कहानी पंच परमेश्वर थी। अंतिम कहानी कफन थी। प्रकाशित ये 1916 में हुई, ये 1936 में हुई। अतः इस काल को प्रेमचंद युग के काल से नाम जाना जाता है, 1916 से 1936 के काल को, और कहना भी गलत नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे। इसी क्रम में कहा गया है कि महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध था। तो मुंशी प्रेमचंद का अंतिम निबंध था महाजनी सभ्यता, ये इनका अंतिम निबंध था। और साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान था इनका, और कफन अंतिम कहानी थी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास था, मंगलसूत्र इनका अंतिम मंगलसूत्र इनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। इसमें कहा गया है अंतिम निबंध कौन सा था मुंशी प्रेमचंद का, महाजनी सभ्यता। उसके बाद में इनका अंतिम व्याख्यान कौन सा था, साहित्य का उद्देश्य। उसके बाद में अंतिम कहानी कौन सी थी, कफन। उसके बाद में अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा था, गोदान। और इनके बाद में अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा था, मंगलसूत्र। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आगे पढ़ते हैं। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज माना जाता है। 1906 से 1936 तक लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज कहा जाता है। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ें प्रेमचंद के बारे में हमें पढ़नी है, और पढ़ते रहिए और समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आता है मित्रों, ये आगे इसी क्रम में प्रेमचंद के बारे में अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी बातें हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो हमें जाननी है। ठीक है, चलो यहाँ से अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है, इसमें उस दौर के समाज सुधारक आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम, प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों को स्पष्ट चित्रण हमें मिलता है। आगे बात करेंगे, इसमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगन, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष असमानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, अब देखो, अब बात आती है आगे इसी क्रम में, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रेमचंद के पास सबसे मुख्य बात यही थी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता रही है। तो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मानी जाती है। तो इस बात का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं, हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। तो साथियों, 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक के कालखंड को क्या कहा जाता है, प्रेमचंद युग कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से प्रेमचंद के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। इससे ज़्यादा तो प्रेमचंद के बारे में फिर और भी ज़्यादा पढ़ना है। तो मैंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ा रहा हूँ, वहाँ प्रेमचंद के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल से हम लोग बात करेंगे। ये चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, जिनको आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी कहानी पढ़ो, कोई भी उपन्यास पढ़ो, कोई भी कुछ भी पढ़ो, तो सबसे पहले उसको लिखने वाले के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए मित्रों। तो शायद मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की बात समझ में आती है।
प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी रही हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं कौन कौन सी है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब प्रेमचंद की कहानियों पे आ जाइए। सबसे पहले तो प्रेमचंद की कहानियाँ कौन कौन सी रही है। देखो, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। कितनी कहानियाँ लिखी? लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में संकलित हैं। लगभग मुंशी प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? 300 के लगभग लिखी, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित हैं। कुछ प्रमुख कहानियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे पंच परमेश्वर 1916 में लिखी, बूढ़ी काकी, आत्माराम, सवा शेर गेहूँ, माता का हृदय, सुजान भगत, कजाकी, परीक्षा, आप बीती, ग्रहधा, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, नशा, लॉटरी, शतरंज के खिलाड़ी, पुस की रात, ईदगाह और कफन। अब पुस की रात तो अपन यहाँ पढ़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट कहानियाँ यहाँ पर इन्होंने दी है, उन्हें भी आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले पंच परमेश्वर 1916 में लिखी, बूढ़ी काकी, आत्माराम, सवा शेर गेहूँ, माता का हृदय, सुजान भगत, कजाकी, परीक्षा, आप बीती, ग्रहदाह, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, नशा, लॉटरी, शतरंज के खिलाड़ी, पुस की रात, ईदगाह और कफन। तो ये सारी कहानियाँ किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। और कहानियाँ लगभग इन्होंने 300 लिखी और मानसरोवर नाम से लिखी थी, जो 8 खंडों में संकलित है। ठीक है, कितने खंडों में? मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित हैं। ये इनका संकलन है, मानसरोवर नाम 8 खंडों में संकलित है। अब पुस की रात कहानी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साथियों। अब पुस की रात कहानी आ जाती है। इसके अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पर एक तरह से नोट्स के हिसाब से दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा और एक एक बात पर अपन गौर फरमाएंगे साहब। ठीक है, तो देखो, पुस की रात कहानी स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य का मतलब होता है जिन्हें याद रखना ही है। जिन्हें क्या करना है? याद रखना ही है। मित्रों मैं आपको 2nd ग्रेड के लेवल की पढ़ा रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं लिखाने में टाइम ख़राब कर रहा हूँ, वो ख़राब कर रहा हूँ, नहीं। आप जुड़िए साथियों, आपका पूरा कोर्स 2nd ग्रेड का मैं इन 2 महीनों में करा के छोड़ूंगा, आप देख लेना। ठीक है, हिंदी साहित्य के नोट्स आप मंगवा लीजिए। वो थोड़ा सा हो सकता है उसमें बच जाए, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा है। वैसे आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर भी। अगर आपको लगता है कि अपन डायरेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हो, मंगवा सकते हो। चलिए, पुस की रात जो कहानी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। पुस की रात कहानी 1930 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो मुंशी प्रेमचंद की जो पुस की रात कहानी है, देखो इसको याद रखने का तरीका भी सबसे पहले है पुस की रात, यानी कि प आ रहा है और प्रेमचंद में भी प आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रख लेंगे। पुस की रात कहानी किसकी है? प्रेमचंद की है। और ये 1913 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी साथियों। लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना। अब नोट्स कैसे बनाओगे आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आपने यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बनाने का तरीका क्या है। लिखो पुस की रात। ठीक है, ये कहानी 1930 में माधुरी, शॉर्ट नोट्स ऐसे, माधुरी पत्रिका, ठीक है, और प्रकाशित। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं दिख रहा क्या? तो पुस की रात 1930 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस तरह से आप याद कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट आता है, पुस की रात कहानी में किसानों की ऋणग्रस्तता, इनकी दुर्दशा एवं आर्थिक दुर्दशा को अभिव्यक्त किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पुस की रात कहानी है उसके अंदर क्या बताया गया है। पहले तो पुस की रात कहानी लिखी किसने? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? माधुरी पत्रिका में। कब प्रकाशित हुई? 1930 में। यहाँ तक की बात होगी। फिर अगली बात है, इस कहानी के अंदर है क्या? इस कहानी के अंदर क्या समझाया गया है? इस कहानी में हमें किसानों की ऋणग्रस्तता के बारे में, दुर्दशा के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी आर्थिक दुर्दशा के बारे में हमें समझाया गया है साथियों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए मित्रों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात आती है कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन थे। हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा। याद रखना कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है। इस पुस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा। लिख लो कहानी के प्रमुख पात्र हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा। लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। हल्कू जो है भारत के ऋणग्रस्त कृषक का प्रतिनिधित्व या प्रतीक है। ये कितनी बढ़िया बात यहाँ पर समझा दी गई है आपको। हल्कू जो है भारत के ऋणग्रस्त कृषक का प्रतिनिधि या प्रतीक माना जाता है या बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से रहे हैं। हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हल्कू है वो किसका प्रतीक है। हल्कू है वो किसका प्रतीक है। भारत के ऋणग्रस्त कृषक का प्रतिनिधि या फिर उसका प्रतीक माना गया है। ठीक है, हल्कू। आगे बात करते हैं। पुस की रात कहानी 4 भागों में विभक्त है। जो पुस की रात कहानी है वो कितने भागों में विभक्त की गई है। 4 भागों में, जो आपको याद रखनी है। कान खोल के सुन लेना। आगे बात करेंगे। पुस की रात कहानी में किसान की व्यवस्था और आर्थिक दुर्दशा और यथार्थ चित्रण किया गया है। पुस की रात कहानी में क्या किया गया। किसान की व्यवस्था के ऊपर उनकी आर्थिक दुर्दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। बिल्कुल सत्य घटना बताई गई है इसके अंदर। यहाँ तक कोई समस्या होगी क्या। नहीं होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ तक ये मैंने एक ही पॉइंट आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आप थोड़ा सा अब मूल कहानी पर आ जाते हैं साथियों। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, और दिखना चाहिए साथियों। ठीक है, मूल कहानी के ऊपर आते हैं। और मूल कहानी क्या है। ये रही मूल कहानी। चलिए, मूल कहानी क्या कहती है। ये इसका 4 भाग है। पहला भाग देख लीजिए आप। पहला भाग क्या है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है। हल्कू ने आकर के स्त्री से कहा कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। साथियों ये बात याद रखना, यहाँ से जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। किसने कहा था। हल्कू से कहा था। और किसके लिए कहा था। सहना के लिए कहा था। किससे कहा था। स्त्री से कहा था। ये इस तरह से याद होना चाहिए। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी, उस स्त्री का नाम क्या था। मुन्नी था। और वो झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली 3 ही तो रुपए हैं। कितने रुपए थे साथियों। 3 ही तो रुपए हैं। 3 रुपए थे। दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। 3 ही तो रुपए हैं। तो यहाँ पर हल्कू ने किससे कहा। मुन्नी से कहा सहना को देने के लिए। और कितने रुपए थे। केवल 3 रुपए की बात इसमें की गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। कितने रुपए। 3 ही रुपए थे। और वो जो रुपए थे वो किसके लिए थे। कंबल लाने के लिए थे। अगर सहना को दे दिए जाएंगे तो कंबल कैसे आएगा। आगे, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। माघ पूस की रात जो है हार में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। और मुन्नी ने क्या कहा। मुन्नी ने कहा कि उस सहना से कह दो कि हम ये जो है फसल पर दे देंगे। अभी हल्कू एक क्षण जो है अनिश्चित दशा में खड़ा हो गया। हार यानी कि रात हार में कैसे कटेगी, यानी कि खुले में रात कैसे कटेगी। अगर कंबल नहीं रहेगा तो सर्दी में रात कैसे कटेगी। ये सारी बातें यहाँ पर मुन्नी किससे कहती है। यहाँ पर हल्कू से मुन्नी कहती है साथियों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी क्रम में बात आती है मेरे मित्रों। यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। फिर आगे अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देखो, पुस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किसकी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, भला से जाड़ों में मरेंगे।
भला तो सिर से टल जाएगी, ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और कुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। गला छूटे मतलब उसका जो कर्जा था, जो भी था, वो तो कम से कम छूटे। कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। अब आगे ये सारी बातें कौन किससे कह रहा है? मुन्नी से कह रहा है हल्कू। यहाँ तक की कोई समस्या मुझे लगता नहीं है होगी आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं। अब आगे बात आती है साथियों, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। अब यहाँ पर मुन्नी कहता है, मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? ये किसने कहा था? ये मुन्नी ने कहा था। किससे कहा? हल्कू से कहा। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी। ये सारी बातें मुन्नी जो है हल्कू से कहती है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? हल्कू उदास होकर बोला, क्या गाली खाऊं? ये किसने कहा क्या गाली खाऊं? हल्कू के द्वारा कहा गया है। ठीक है साथियों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। एक तरह से वो उसको क्या कर रहा था? घूर रहा था। आगे है, उसने मत जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, कहाँ से निकाले थे? आले से। ठीक है, तुम छोड़ दो अब के से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। किसी की घोंस तो न सह रहेगी। अच्छी खेती है, मंजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर घोंस ऊपर से होती है। ये सारी बातें यहाँ पर जो है मुन्नी कहती है। आगे है साथियों, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। ये स्थिति किसके साथ हो रही थी? हल्कू के साथ हो रही थी, जो उसने पैसे देने के साथ साथ घटित हो रही थी साथियों। ठीक है, अब आगे देखो, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी यहाँ पर बात आती है, यानी कि दूसरा भाग आता है। दूसरा भाग क्या कहता है साथियों? दूसरा भाग मैंने कि एक भाग के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी मैं बता रहा हूँ और ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, कि मतलब जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये सोच लेना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। उसकी अंधेरी रात, आकाश पर तारे टिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। उसकी अंधेरी रात, पोष महीने की अंधेरी रात, और टिठुरता रहा था ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, उसका साथी था जबरा एक कुत्ता, पेट के मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों में गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड में क्या करूं? ये किसले? कुत्ते को कहा है हल्कू के द्वारा। ठीक है, चले आगे बढ़े।
तो अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो अब आगे है मित्रों, ये रही घटना, दूसरा चल रहा है ये, है ना, ठीक है। देखो अब आगे वाली बात, अगला पॉइंट आता है दूसरे भाग का, यहाँ से, ठीक है। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। ये किससे कहा? हल्कू ने उस कुत्ते से, उस जबरा जो कुत्ता था उससे कहा ये बात। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाए लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि, उसकी जो कुत्ते वाली बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरे कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ चलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। ये रांड देखो किसके लिए कहा? रांड, उस पछुआ पवनों के लिए। पछुआ पवने, हवा की बात की जा रही है, बर्फ़ लिए आ जा रही है, मतलब ठंडी हवाएं आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। वो कितनी चिलम पी चुका था? 8 चिलम तो पी चुका था। कौन? हल्कू। ये खेती का मज़ा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से गड़बड़ा कर भागे। ये सारी बातें जो है हल्कू किसको कह रहा है? एक कुत्ते के लिए बात कर रहा है, एक कुत्ते से बोल रहा है वो, ठीक है, या मन ही मन कह रहा है, ठीक है साथियों। अब आगे बात करते हैं। मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। ये किसने कहा? ये कहा है किसने? हल्कू के द्वारा कहा गया है। ये कहा, ये बात याद रखना भाई, ये बात याद रखना। तकदीर की खूबी मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। किसने कहा? हल्कू ने कहा है। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। कितनी चिलम पी चुका था? 8। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों, जबरा ने अपने पंजे और उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब कि सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। किसके हृदय में? हल्कू के। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति, जाड़े को किसके समान माना गया है? पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपने गोद में सुला लिया। कुत्ते के देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, कुत्ते के देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जब जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, ये वाली बात है, यानी कि कुत्ते ने समझ लिया कि दोनों मालिक और कुत्ता दोनों चिपक करके सो रहे हैं और कुत्ता समझ गया कि यही क्या है? स्वर्ग है। कुत्ता ने क्या समझा? यही क्या है? स्वर्ग है साहब, ठीक है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने, जैसे अनोखी मैत्री किसी कुत्ते की और उसकी हल्कू की, उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। किसने? जबरा ने। जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई दी तो ये सारी बातें जबरा यहाँ पर सोचता है। एक स्फूर्ति उसके अंदर आ गई थी।
जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार यानी कि चुमकार कर बुलाया, चुप चुप करा करके बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता साथियों तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही छलक उछल रहा था। यानी कि जबरा जो था साथियों कर्तव्य वाला प्राणी था और कर्तव्य की बात हमेशा उसके मन में हमेशा रहती थी। आगे बात करते हैं, भाग नंबर 3 यहाँ पर आ जाता है जो हमें पढ़ना है। आगे है, 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धकधकाना शुरू किया। हल्को उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि जो तारे थे अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। उसके कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक क्या था, बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों की ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं। हल्कू ने क्या सोचा कि चलकर के मैं पत्तियों को बटोर लेता हूं। और पत्तियां किसकी थी, आम की थी साथियों। वो अब पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत हैं, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। ये सारी बातें कौन सोच रहा है, हल्कू सोच रहा है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक, कौन से खेत में गया था, अरहर के खेत में गया था, याद रखना अरहर के खेत में गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उनका एक झाड़ू बनाया और अरहर के खेत में जाकर के उनको उखाड़ के लाया और उनका क्या बनाया, उसने एक झाड़ू बनाया था। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखने वाली। एक झाड़ू बनाया था उसने, अरहर के खेत में गया था और उनको पौधे को उखाड़ के लाया था। हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा जो कुत्ता था ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। ये सारी घटना उस समय हुई। बड़े आगे देखो, हल्कू ने कहा, अगला पॉइंट है, हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। मित्रों ये जो बातें हैं ना, इनको याद रखना। यहाँ से इसे पूछा जाएगा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। ये दे देगा, ये लाइन दे देगा और पूछेगा ये लाइन किसने कही। ये लाइन हल्कू के द्वारा कही गई, किससे, जबरू यानी कि उसके कुत्ते के लिए कहा। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। एकाएक एक झोंका आया और मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। फिर साथियों अगला पॉइंट है, हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। तो यहाँ से लेकर के ये लाइन पूछी जा सकती है, ये किसने कही थी, तो ये कहा था हल्कू के द्वारा। साथियों इस तरह से पॉइंट बना करके आप लिखिएगा और यही चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अगला पॉइंट आता है यहाँ पर। अगला पॉइंट है, जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था, मतलब उसे नोच रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ टिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा।
थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। यहाँ से फिर पढ़ना, अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अंधकार है उस अनंत सागर में जो प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। तो जो प्रकाश है वो किसके समान? नौका के समान उसे दिखाई दे रहा था साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जिन्हें आपको नोट करनी है। अब आगे पढ़ते हैं, इधर देखो। अब और आगे अगला पॉइंट आता है मेरे मित्रों। अगला पॉइंट है हल्कू। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व से हृदय में छिपा न सकता था। सारी बातें हल्कू के मन में आई और ये सारी बातें वो सोच रहा है। आगे बात करते हैं साथियों, तीसरा भाग चल रहा है। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती है, रहेगी, पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते। ये किसने कहा? जबरा ने शायद सोचा होगा हल्कू से कहने के लिए। ठीक है, जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो बच्चा, तो मैं दवा न करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात कही है। चलो अच्छा, और उसने क्या कहा? उसने ये कहा था कि इसे कूदते हैं, तो उसने क्या कहा? अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो बच्चा, तो मैं दवा न करूँगा। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये हल्कू जो है उस कुत्ते से बात कर रहा है। हल्कू की ऐसी दशा हो गई जो कुत्ते से बातें करने लग गया। देखो आप, ठीक है ना, लड़ाई करेगी साहब, ये सारी बातें वो सोच रहा है बेचारा। आगे बात करते हैं। ये कहता हुआ वो उछलता हुआ उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। आग को कौन निकल गया था? हल्कू निकल गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया तो कुत्ता भी पार आ जाता है। हल्कू और दुनिया में ऐसी बातें चलती रहती है। कुत्ते से बातें कर रहा है हल्कू। ठीक है, देखो आप। अब आता है चौथा भाग आता है। 3 भाग की बातें हमने पढ़ ली। अब चौथे भाग की जो इम्पोर्टेंट बातें उनको भी पढ़ते हैं मेरे मित्रों। चलिए। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा चुका था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में ही आंखें बंद कर लेती थी। आगे है, हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड खेत में आया है, शायद नील गायों का झुंड। क्या सोचा था उसने? नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी थी। ये सोच रहा है हल्कू। आगे है यहाँ से साथियों, अगला पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर अगला पॉइंट है, फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंधाया हुआ था इस जाड़े पाले में,
खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई। उसने जोर से क्या लगाई मित्रों? उसने जोर से आवाज़ लगाई। हल्कू ने जोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। क्या आवाज़ लगाई थी उसने जोर से आवाज़ लगाई थी, लीहो लीहो लीहो। इस तरह की आवाज़ उसने लगाई है। ठीक है, यहाँ तक की बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जोर तक से आवाज़ लगाए उसने, लीहो लीहो लीहो, इस तरह से। अगला पॉइंट आता है, जबरा फिर भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर देंगे। ये सारी बातें कौन सोच रहा है? ये हल्कू सोच रहा है मित्रों। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-2 3-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा कि वह फिर बूझते हुए अलाव के पास आग बैठा। राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा, अगला पॉइंट है, जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्को गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। किसने? अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति किसको? हल्कू को एक जकड़ा हुआ था साथियों। वो उठना ही नहीं चाह रहा था। ये घटना यहाँ पर घटित होती है, जो बहुत दयनीय स्थिति है। आगे बात करते हैं। इसी क्रम में बहुत तगड़ी कहानी है साथियों। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। तो ये लाइनें किसने कही? मुन्नी ने कही। किससे कही थी? ये लाइनें हल्कू से कही थी। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हैं? क्या तुम खेत से होकर आ रही हैं? हल्कू ने कहा मुन्नी से। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मडैया डालने से क्या हुआ? यानी कि तुम्हारे यहाँ डेरा डालने से क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ सोने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तो हल्कू ने क्या दर्द बताया? पेट में दर्द बताया। तो ये हल्कू ने ये बातें कही है। किससे कहा? मुन्नी से कही, जब मुन्नी खेत पर आई थी। फिर देखो, दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा था और जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राणी न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू बहुत ही प्रसन्न था। तो ऐसी घटना हुई तो आपसे पूछा जाएगा, हल्कू प्रसन्न था या दुखी था? हल्कू बहुत ही प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। रात में ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ऐसी घटना किसने कही? हल्कू ने जो है मुन्नी से कही है मित्रों। ठीक है, बहुत तगड़ी बात है ना, तगड़ी कहानी है यार, मज़ा आ गया इस कहानी को पढ़ के तो। ठीक है, अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं साथियों। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमें करने हैं, और ये प्रश्न मित्रों बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, और इन प्रश्नों को करना ही चाहिए, क्योंकि कहानी हमने पढ़ ली है। अब प्रश्नों को हम देखेंगे अच्छे से। इन प्रश्नों को आप लोगों को देखना है। तो चलिए मित्रों, प्रश्नों को देखते हैं अच्छे से, और शायद आपको अच्छा ही लगेगा, और पूरी कोशिश करना समझने की। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है, आंसर भी साथ के साथ में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। पुष्की रात की उक्त पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया है? हल्कू के लिए, मुन्नी के लिए, जबरा के लिए, सहना के लिए। किसके लिए आया है साथियों? जबरा के लिए। कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। कर्तव्य उसके भीतर किसके समान उछल रहा था? अरमान के भांति उछल रहा था। तो ये किसके लिए आया है साथियों? ये आया है हमारे जबरा के लिए। जबरा एक कुत्ता था, उसके लिए आया है। ठीक है, किसके लिए आया साथियों? जबरा के लिए आया। थोड़ा सा यार इसमें जो है ना दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ।
बस दिखना चाहिए, और तो क्या है। चलो मैं थोड़ा सा ब्लैक नज़र आऊँगा आपको, पर अपन को मेरे से मतलब नहीं है, आप तो क्वेश्चन को देखो। तो ये जबरा वाली बात आएगी इसमें। नंबर दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पुस की रात शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है। साथ में सबको पता है ये एक कहानी है, सबको पता है। तो पहले वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था, तो ये जबरे के लिए आया। जबरा एक कुत्ता था, पुस की रात एक कहानी है, ठीक है। पुस की रात क्या है, एक कहानी है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। पुस की रात क्या है, एक कहानी है मित्रों, ठीक है। चलो अगला यहाँ पर प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न, पुस की रात कहानी की मूल संवेदना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। पुस की रात कहानी एक परिश्रमी और साहसी किसान की कहानी है। पुस की रात कहानी में जमींदारों के शोषण का चित्रण किया गया है। पुस की रात कहानी में ग्रामीण संस्कृति का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। साथियों बहुत ज़बरदस्त कहानी है। पुस की रात कहानी में किसानों की ऋणग्रस्तता, विवशता और आर्थिक दुरावस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। बहुत तगड़ी कहानी है साथियों। 4th नंबर का इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये मतलब देखो, हमने कहानी पढ़ी है, क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें, ठीक है। बढ़े आगे। अगला आता है प्रेमचंद की बात। प्रेमचंद की बात आ रही है। देखो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत राय था मुंशी प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे। तो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते। जो पढ़ लिया तो देखो आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं ना। अगर पढ़ लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आसानी से नहीं हो सकता, आसानी से होगा। फिर आगे देखो, छठा प्रश्न, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो यह दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, दया नारायण निगम के द्वारा ये नाम इनको दिया गया था मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है प्रेमचंद। 7वां प्रश्न आता है, प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं। तो साथियों मानसरोवर के नाम से संकलित है। 8 खंडों में, कितने भागों में, 8 खंडों में या 8 भागों में हम लोग इसको बता सकते हैं। तो मानसरोवर नाम से। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पुस की रात किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न आता है साथियों 9वें नंबर का प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, मुन्नी ने हल्कू से खेती छोड़ने की बात क्यों कही थी। अब समझने की कोशिश करना। हल्कू की सारी फसल नष्ट हो गई थी, खेती से पेट पालने जितनी आमदनी भी नहीं होती थी, जमींदारों के अत्यधिक अत्याचार सहने पड़ते थे, जो भी कमाओ वो बाकी चुकाने में जाता था। तो साथियों यहाँ पर ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेत से पेट पालने जितनी आमदनी भी नहीं होती थी, इसलिए वो कहती थी कि हम लोग जो है खेती को छोड़ देते हैं, ऐसा वो यहाँ पर कह रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है मित्रों यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न है। 10वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर कटा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है। सहना, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न, हल्कू को ऐसा क्यों लगा रहा था कि जैसे वो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। मतलब वो सहना को 3 रुपये देते समय, यहाँ पर लिखा हुआ है सहना को 3 रुपये देते समय, सहना को 3 रुपये देते समय हल्कू को ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। ऐसा क्यों लग रहा था। इन रुपयों से वो बच्चों के फीस जमा करना चाह रहा था। उसे रुपए बहुत प्रिय थे। ये रुपए उसने मजूरी करके एक एक पैसा जोड़कर कंबल के लिए जमा किया था। तो इसमें स ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में बहुत तगड़े प्रश्न हैं। हल्कू को, अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, हल्कू को बगीचे में पत्तियां इकट्ठी करते समय किसकी खुशबू आई थी। चंपा की, तुलसी की, मेहंदी की, गुलाब की। तो किसकी खुशबू आई थी, मेहंदी की खुशबू आई थी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबरा को जमीन पर क्या पड़ा मिल गया था। हड्डी पड़ी हुई मिल गई थी, आसानी से आप इसको बता सकते हो क्या मिल गई थी उसे, हड्डी। खेत की दुर्दशा देखकर भी हल्कू क्यों प्रसन्न था।
ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन आया यार। खेत की दुर्दशा देखकर भी हल्कू प्रसन्न क्यों था? अब उसे रात की ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा क्योंकि वह खेत उसका अपना नहीं था। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अ ऑप्शन इसमें राइट होगा साथियों। तो ये आप थोड़ा सा इसे कर लीजिएगा। अ ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट होगा। ठीक है ना? अ ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 13वें नंबर के प्रश्न की बात है। अ ऑप्शन इसमें राइट होगा। अ ऑप्शन। तो ये प्रश्न थे। अभी हम और भी प्रश्न करेंगे साथियों, बने रहिए। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, साथियों हम देख रहे थे प्रश्नों को और हमने 13 प्रश्न यहाँ पर कर लिए हैं। इसके बाद में और प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। मित्रों जो है, अगर आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, तो आप निश्चित रूप से क्या करिएगा, आप जो है वहाँ पर जाकर के वीडियो क्वालिटी में 360 पर देख लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि ये मुझे आपको लगता है हो सकता है थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन अच्छा नज़र आएगा 360 में। आप कर लीजिए, थोड़ा फास्ट कर लीजिए उसको, 1.5 पर करके देख लीजिए वीडियो को, तो अच्छा लगेगा साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है मित्रों, यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है और उस 40 नंबर के प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। तो क्या गाली खाऊं? तो क्या गाली खाऊं? ये कथन किसका है? तो साथियों किसका है? हल्कू का ये कथन है। बहुत सिंपल है, क्योंकि एक बार मैंने आपको जो पढ़ा दिया है उससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर चला जाए। साथियों मैंने पहले कहानी पढ़ाई है, फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे बेस्ट क्या हो सकता है साथियों? सभी में ऐसा ही करने वाला हूँ मैं। पहले आपको हिंदी साहित्य में टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर क्वेश्चन कराऊँगा, तो मज़ा आ जाएगा आपको। इसी तरह से ग्रामर में भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर क्वेश्चन कराऊँगा। तो आप जुड़िए मित्रों, बहुत स्पीड के साथ। जुलाई के अंदर ही आपका कोर्स ख़त्म कर दूँगा मैं, 2nd ग्रेड का 2nd पेपर हिंदी का। सोच लेना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से मत चूकना मित्रों। टेस्ट सीरीज 2nd ग्रेड के परिणाम के नाम से हैं, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल पर भी दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ जुड़ जाना साथियों। और मैंने आपको बता दिया था कि जो है बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, बहुत मेहनत करी है मेरे साथियों मैंने। ठीक है? तो क्या गाली खाऊं, ये कथन किसका है? हल्कू का है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? इस कथन में उसका शब्द किसके लिए आया है? साथियों मैंने बोला था ना आपको, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे। ये कथन किसका है, किसके लिए आया है, किसने कहा है, इसका अर्थ क्या है, ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे, बहुत प्रश्न आएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मस्त होकर के पढ़िए, स्वस्थ रहिए। ठीक है? तो गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, ये इस कथन उसका शब्द किसके लिए आया है? हल्कू के लिए, सहना के लिए। तो ये जो कथन है उसका शब्द किसके लिए आया है साथियों? सहना के लिए आया है, जो एक जमींदार था और जो पैसे मांगने के लिए हल्कू के पास आया था। तारे भी, 16 नंबर का, तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे, ये कथन किस कहानी का है? अब तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे, ये कथन किस कहानी का है? तो देखो ये कथन किस कहानी का है मित्रों, देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया। तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे, ये कथन किस कहानी का है? अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को जरूर देखिए। ये कथन देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे, ये कथन किस कहानी का है? अब बताइए, अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी तो फिर कैसे आएगा ये प्रश्न? नहीं आ सकता ना। तो कफन कहानी का है, पुस की रात कहानी का है, पुस की रात की कहानी का ये कथन है साथियों। आगे बात करते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। देखो बहुत अच्छे प्रश्न है यार, मज़ा आ गया मुझे तो भैया। अब तुम्हें नहीं आया क्या है भैया, बताना यार, कमेंट करके बताना यार। ठीक है? 17 नंबर, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हूँ, इस कथन में क्या दिए जाने की बात हो रही है? साथियों 3 रुपये के दिए जाने की बात हो रही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी मानी जाती है? तो जो पुस की रात कहानी है वो यथार्थवादी कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, हल्कू ने अपने खेत की रखवाली करने के लिए जो मचान बनाया था उसकी छत किसकी बनी हुई थी? मैंने बोला था ना आपको, देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, बांस के पत्तों से बनी हुई थी उसकी छत, है ना, जोरदार। ये है बात, ऐसे पढ़ते हैं। देखो हमने एक बार उसको पढ़ा, उसके बाद में सारे क्वेश्चन अपने आसानी से हो रहे हैं ना बंधुओं। चलिए 20वां क्वेश्चन है, पुस की रात कहानी में किस समस्या का यथार्थ चित्रण किया गया है? पशुओं द्वारा फसल नष्ट, किसान के शोषण की समस्या। तो कौन सी समस्या है? किसान के शोषण की समस्या पर बात कही गई है। इसके बाद में 21 नंबर, खेत में फसल की रक्षा के लिए हल्कू का साथी कौन था? तो खेत में फसल की रक्षा के लिए हल्कू का जो साथी था, एक कुत्ता था, उसका नाम था जबरा। आंखें तरेरना नामक मुहावरा पुस की रात कहानी के किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आंखें तरेरना, अब आंखें कौन तरेर रही थी? मुन्नी थी, जो हल्कू की पत्नी थी, है ना। इस तरह से आप लोगों को सारे प्रश्न कर लेने हैं मेरे मित्रों, और पहले जो मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ो और फिर इन क्वेश्चनों को करो, मजा आ जाए। 23 नंबर का प्रश्न है, उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, इस कथन में जबरा ने कौन सी बात ताड़ ली थी? ताड़ ली थी मतलब समझ ली थी। खेत में नीलगाय घुस गई है, आज सर्दी बहुत तेज है, हल्कू को मेरे कू कू से नींद नहीं आ रही है, यही बात सोची थी ना उसने। आगे, हल्कू की मुख्य चिंता क्या थी? जमींदारों के शोषण, खेत की रखवाली करने की, ठंड से बचाव की। सबसे मेन तो वो ठंड से बचाव की सोच रहा था और कुछ नहीं सोच रहा था हल्कू। अगला प्रश्न है 25, हल्कू रात काटने के लिए बार बार क्या पी रहा था? चिलम पी रहा था। अगला प्रश्न है, हल्कू की पत्नी ने कर्ज चुकाने का विरोध क्यों किया? क्योंकि हल्कू को ठंड से बचने के लिए कंबल की जरूरत थी और उसने कंबल लाने के लिए पैसे भी जोड़े थे, लेकिन सारे पैसे जब उस जमींदार को दे दिए गए तो ये बड़ी समस्या आ गई थी साथियों। चले आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो साथियों, आपका प्यार हमेशा मिलता रहे, आपका ही सपोर्ट मिलना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे कहूँगा कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। आज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ उस टेस्ट सीरीज को बनाया, बहुत तगड़े प्रश्न हैं उसके अंदर, ये सारे प्रश्न भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो 27 नंबर का प्रश्न आता है। अब 27 नंबर का प्रश्न है, हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या होता है? मन बहल जाता है, जाड़ा नहीं लगता है। तो मन बहल जाता है, हल्कू ने तो यही सोचा था भाई। न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने में नहीं आती, ये कथन किसने किससे कहा? तगड़ा कथन है, किसने किससे कहा। क्वेश्चन तो मैं आपको रचनाओं कितने सारे करा दूंगा कि आप घबराओ मत हो, ठीक है ना। न जाने कितनी बाकी, किसने किससे कहा? मुन्नी ने हल्कू से कहा था। किसने कहा था? मुन्नी ने हल्कू से कहा था। आगे, जाड़ा किसी की भांति उसकी छाती को दबाए बैठा था। किसी की भांति यानी कि पिशाच के समान। देखो साथियों, वो एक बार पढ़ने पर ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, मज़ा आ गया ना यार। यही तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हमने पढ़ लिया तो फिर सारे क्वेश्चन हमारे हो जाने चाहिए, तभी मज़ा है, अन्यथा कोई मज़ा ही नहीं है। देखो आगे, अब यहाँ पर आता है हमारा 30 नंबर का प्रश्न। अब 30 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना। और ये किसने कहा था साथियों? ये मुन्नी ने कहा था हल्कू से। अगला है, किसकी देह से दुर्गंध आ रही थी? जबरा की देह से, जो एक कुत्ता था उसका साथी, उससे। मुन्नी की कौन सी बात कहानी की मूल संवेदना के रूप में व्यक्त हुई है? बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। महाराज गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने में नहीं आती है। तुम छोड़ दो अब के से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी। तो ये वाली बात इसमें जो है मूल संवेदना के रूप में व्यक्त हुई है। साथियों, इस प्रश्न को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मूल संवेदना के रूप में तुम छोड़ दो अब के से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी। बहुत तगड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है मित्रों। चले आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 33 नंबर का प्रश्न आता है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है।
33 नंबर का, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ये कथन किसने कहा था? ये कथन जो है हल्कू ने कहा था, एक कुत्ते से कहा था। 34 नंबर का प्रश्न है, हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा? उसे जोर से ठंड लग रही थी, उसके पेट में जोरों से दर्द हो रहा था, लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था। इसी चीज़ के लिए तो वो उदासीन हो गया था, यानी अकर्मण्यवादिता हो गया था, अकर्मण्य हो गया था साथियों वो। ये सोचो आप, उसे बहुत बुरा लगता था इन चीज़ों से। अगला प्रश्न है, हल्कू के खेत के पास किसके पेड़ों का बगीचा था? हल्कू के खेत के पास जो है एक आम के पेड़ों का बगीचा था। अगला है, अपनी तकदीर की खूबी है, हल्कू का ये कथन उसकी किस विशेषता की ओर संकेत करता है? ये करता है साथियों भाग्यवादित, अपने तकदीर की खूबी है, यानी कि भाग्यवादी वो सोचता है कि मैं भाग्यवाद पर बहुत बड़ा विश्वास करता था हल्कू। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, हल्कू ने आम की पत्तियां बटोरने के लिए झाड़ू किस से बनाया था? तो साथियों अरहर के पौधे से उसने उनको काट करके, उनको उखाड़ करके अरहर के पौधों से झाड़ू बनाया। फसल के अगला 38 नंबर, फसल के नष्ट होने पर कौन दुखी हुआ? उसकी रात कहानी के आधार पर बताइए। देखो हल्कू तो दुखी हुआ ही नहीं था, और यहाँ गलती करेंगे स्टूडेंट, तो कौन दुखी हुआ था? मुन्नी यहाँ पर दुखी हुई थी, तो इसे आप लोग कीजिएगा। कौन दुखी हुआ था? मुन्नी सबसे ज़्यादा दुखी हुई थी यहाँ पर। ठीक है भाई, बढ़े आगे। मुन्नी सबसे ज़्यादा दुखी हुई थी। 39 नंबर का प्रश्न आता है, और 39 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। इन प्रश्नों को जरूर करना मेरे साथियों, और नहीं थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आए ना तो 360 पे करके देख लेना और स्पीड से करना। ठीक है, हल्कू ने तापने के लिए किस पेड़ की पत्तियां बटोरी थी? तो नीम की, आम की, पीपल की, अमरूद की। किसकी बटोरी थी साथियों? आम के पेड़ की पत्तियां। 40 नंबर, खेत में घुस आई नील गायों को किसने भगाने का प्रयास किया? किसने भगाने का प्रयास किया था? उस जबरा, उस कुत्ते ने। अगला प्रश्न है, हल्कू ने पुस की रात में ठंड से अपना बचाव कैसे किया था? पुआल की गर्मी से, मचान की ओर से, कंबल ओढ़कर, पत्तियां जलाकर, तपन से। तो उसने पत्तियां जलाई थी, उसकी तपन से बचाव किया। 42 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन या पंक्ति पुस की रात कहानी से नहीं ली गई है? हाथ ठिठुरे थे और नंगे पांव गले जाते थे, जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती पर छाती दबाए हुए था, आकाश में तारे भी ठुठुरते हुए मालूम पड़ते थे, पुस की रात में ठंडी हवा हल्कू के शरीर में कीलों की तरह। ये ज़बरदस्त है यार, ये ऐसा प्रश्न भाई साहब आप लोग इसको पढ़ लेना, ढंग से प्रश्न आते हैं। देखो, हाथ ठिठुरे थे और नंगे पांव गले जाते थे, यानी कि ये तो है क्योंकि हाथ उसके ठिठुर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति, ये भी है। आकाश में तारे ठिठुरते, ये भी आया था। पुस की रात में ठंडी हवा हल्कू के शरीर में कीलों की तरह चुभ रही थी, ये कीलों की तरह चुभ रही थी, ये तो मेरे को उसमें नज़र नहीं आया क्योंकि नहीं पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, अंधकार के उस अनंत सागर में, अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक के समान हिलता है, एक, ठीक है, मचलता हुआ जान पड़ता था, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? एक के समान। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये रिक्त स्थान जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? तो नौका के समान। कौन सा शब्द आएगा मित्रों? मैंने आपको बताया था ना, उस समय पढ़ाया, उस समय भी कहा था मैंने कि ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लेना आप लोग यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको नौका के समान वाली बात यहाँ पर आ रही थी। आगे बात करते हैं अब। देखो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 44 नंबर, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था, इस वाक्य में किसके हृदय की बात की गई है साथियों? हल्कू के हृदय की बात, सहना, जबरा, मुन्नी। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में भी ये प्रश्न बताया था, तो इसमें जबरा आएगा। यहाँ पर जो है हल्कू, सहना, मुन्नी मत कर देना, कुत्ते के लिए बात की जा रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा धंधाया बैठा हुआ था, ये किसके बारे में कहा गया है? तो साथियों ये हल्कू के बारे में कहा गया है। कैसा धंधाया बैठा हुआ था, मतलब परेशान सा बैठा हुआ था। एकाएक झोंका, फिर डॉट 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 लगी हुई है, के फूलों की खुशबू के लिए आया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर मेहंदी के फूलों की खुशबू की बात की जा रही है। 47 नंबर, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, ये कथन किससे कहा गया है? तो ये कथन साथियों, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, ये कथन हल्कू ने जबरा से कहा है। ठीक है, किससे कहा है? जबरा से कहा है। और किसने कहा है? हल्कू से कहा है मेरे मित्रों। ठीक है,
आगे बात करते हैं 48 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। पुस की रात कहानी प्रेमचंद की कहानी, यथार्थवादी कहानी है, वहाँ से ये कथन लिया गया है मेरे साथियों। अगला पढ़ते हैं, यहाँ पर 50 नंबर का प्रश्न आ रहा है आप लोगों के लिए। ये रहा 49 नंबर का प्रश्न, ठीक है। देखो 49 नंबर का प्रश्न है, अलाव तापने और उसके बुझने के बाद हल्कू क्या करता था? चादर ओढ़कर गीत गुनगुनाने लगता था। बिल्कुल सही बात है, अलाव तापने और उसके बुझने के बाद चादर ओढ़कर गीत गुनगुनाने लगता था। अगला प्रश्न, रात में नील गायों को भगाने के लिए हल्कू क्यों नहीं उठा? उसे अत्यधिक ठंड लग रही थी। सही बात भी है होते साथियों। में 4 ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करूँगा बिल्कुल भी, इस चीज़ पर विश्वास रखिए आप बस। अगला है, पुस की रात किस विधा की रचना है? पुस की रात एक कहानी है, आप सबको पता है कहानी विधा की रचना पुस की रात आई है, तो हम लोगों ने पढ़ी भी है। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न है मेरे साथियों, और 52 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अकर्मण्यता से रस्सियों की भांति उस चारों तरफ से जकड़ा रहता था। यह वाक्य किस रचना से लिया गया है? सबको पता है पुस की रात। और किसके लिए कहा गया है? ये हल्कू के लिए कहा गया है। ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? हल्कू के लिए कहा गया है साथियों। 53, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा। कथन में आए पुआल शब्द का संबंध किससे है? यहाँ पर धान से। धान कूटने के बाद जो बचता है ना, उसको कहते हैं पुआल। तो यहाँ पुआल धान के लिए आया है। 54 नंबर, रात में फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया था? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहाना बनाया था, और मैंने आपसे कहा भी था इस टाइप का प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में ना छिपा सकता था। ये किसके संबंध में कहा गया है? मैं ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया यार भाई। मतलब एक बार मैंने जब पढ़ाया ना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूं 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 यूं, ठीक है ना। 55 नंबर, ठंड की असीम शक्ति में, तो ये हल्कू के लिए आया है। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसके लिए आया है? हल्कू के लिए आया है, और आप इसे पढ़िए। अब चलते हैं हम लोग 56 नंबर पर। यहाँ पर 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो, फसल नष्ट हो जाने पर हल्कू क्या महसूस कर रहा था? दुख, निराशा, प्रसन्नता। प्रसन्नता मैंने बोला था ना, यहाँ पर दुख अगर नहीं पढ़ोगे तो दुख ही लगाओगे। प्रसन्नता में उसकी तनी, 57 नंबर, उसकी तनी बोहें ढीली पड़ गई। ये कथन किसके बारे में कहा गया था? तो ये कथन साथियों मुन्नी के बारे में कहा गया था। उसकी तनी बोहें ढीली पड़ गई, उसकी तनी बोहें मुन्नी के लिए आया है। 58, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। ये कथन किस कहानी का है? ये पुस की रात कहानी का ये कथन है। बढ़े आगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, देखो, तो टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है। 59 नंबर का, क्योंकि टाइम है ही नहीं अपने पास। टाइम कहाँ है बताओ, है क्या टाइम? 360 पे करके देख लेना भाई। हल्कू ने रात में कुल कितनी चिलम पी थी? 8। आ गया। 60वां नंबर, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। ये कथन किसका है? तो ये मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी साथियों मुन्नी का कथन है। अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? ये कथन मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, किसका कथन है? मुन्नी का। हल्कू का मत कर देना, पहले ऑप्शन पे हल्कू लिखा हुआ आएगा वहाँ पर भी। 61 नंबर का, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? ये कथन किसके मनोभाव को प्रकट करता है? ये कथन जबरा यानी कुत्ते के मनोभाव को प्रकट कर रहा है। साथियों, अगर अच्छी लगे क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों टेलीग्राम से जुड़ना, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, और लाइक तो कर देना यार, ठीक है, और शेयर करना वीडियो को। आप लोगों के लिए मेहनत है, कैसे भी करके मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके। इनमें से कौन सा पात्र पुस की रात कहानी में नहीं है? मैंने, देखो, आपने सारे पात्र पढ़े थे, लेकिन सहना, मुन्नी, हल्कू, लहना, अब यहाँ लहना नहीं है, ठीक है ना। सारे पात्र पढ़े थे आप लोगों ने, आया था ना पात्र वाला प्रश्न भी। तो ये प्रश्न है भैया, इस तरह के प्रश्नों पर ध्यान दो, पात्र तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 63 नंबर का प्रश्न आ जाता है, देखो, मुन्नी से कल कह न देना नहीं तो लड़ाई करेगी। इस कथन के अनुसार हल्कू जबरा से किस बात को छिपाने के लिए कहता है? चिलम पीने वाली बात को, आग के ऊपर से निकलने वाली बात को। यहाँ पर आग के ऊपर से वो दोनों निकल रहे थे ना, तो इस बात को उसने ये बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलत हो जाएगा। 64 नंबर का, पुस की रात कहानी में प्रचुर हार शब्द
का क्या अर्थ लिया गया है? खेत। यहाँ पर हार जो शब्द है ना साथियों, वो खेत के लिए आया है, न कि हार जो है हारने के लिए, पराजय के लिए नहीं आया है। हार जो शब्द है किसके लिए आया है? खेत के लिए आया है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उसकी रात कहानी में आया पात्र शहना कौन है? एक जमींदार है, साहूकार। यहाँ पर जमींदार शब्द नहीं आएगा, साहूकार आएगा। क्या आएगा? साहूकार। याद रखना इस बात को। पुष्की रात कहानी कब लिखी गई थी? मैंने आपको बताया भी था कि पुष्की रात जो कहानी है वो 1921 में लिखी गई थी साथियों। पुष्की रात कहानी कब लिखी गई थी? 1921 में। और पुष्की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब लिखी गई थी? 1921 में। प्रकाशित कब हुई थी? 1930 में। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके जो माइंड में चल रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर। घबराओ मत हो आप, ठीक है ना, घबराना तो है ही नहीं यार, नागर सर हैं आपके साथ। पुष्की रात कहानी में किसका वर्णन किया गया है? गरीब किसान की पीड़ा का, ग्रामीण जीवन की समस्याओं का, अमीरों की सारे, तो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण का। गरीबों के नहीं, किसान आता तो फिर भी राइट हो जाता, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। किसका एक एक अणु प्रकाश से उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। साथ ही मैंने बताया था ना किसके लिए आएगा, तो ये प्रश्न बहुत जबरा है और ये जबरा कुत्ते के लिए आया है। ठीक है। 70, हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आता है? हल्कू के घर पैसे मांगने सहना आता है। ठीक है, लहना नहीं, सहना। लहना शब्द अलग है, सहना अलग है। सहना आता है, और सहना एक साहूकार शब्द आएगा इसमें। ठीक है ना, कौन सा शब्द आएगा? साहूकार शब्द आएगा इसके अंदर। चलिए आगे देखिए, 71 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। और 71 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने, 100 करोड़ का प्रश्न है भैया। ठीक है, एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। ये कथन किस प्रसंग में कहा गया है? किस प्रसंग में कहा गया है? क्या यार, जबरदस्त प्रश्न है। एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था, ये कथन किस प्रसंग में कहा गया है? ये कहा गया है हल्कू द्वारा सहना को रुपए देने के प्रसंग में। हल्कू द्वारा सहना को रुपए देने के प्रसंग में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल्कू की पत्नी मुन्नी ने हल्कू के हाथ पर कितने रुपए दिए थे? मैंने आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर भी। 3 रुपये। हल्कू की मंडैया की छत किसकी बनी हुई थी? तो ईख के पत्तों की बनी हुई थी। ये भी आया था, हमने पढ़ा था उसमें। हल्कू की जो छत है वो किसकी बनी हुई थी? मंडैया की छत किसकी बनी हुई थी? ईख के पत्तों से बनी हुई थी। स्टार्टिंग में पढ़ लिया था हमने ये। 74 नंबर, हल्कू पुष मास में क्या खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था? सबको पता है, कंबल खरीदने के लिए हल्कू पैसे जमा कर रहा था। पुष मास में हल्कू क्या खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था? कंबल खरीदने के लिए। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, पुष की रात 75 नंबर, पुष की रात कहानी कितने खंडों में विभक्त है? मैंने बोला था ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। कितने खंडों में? 4 खंडों में। अगला प्रश्न है, हल्कू ने सहना को देने के लिए अपनी पत्नी से 3 रुपये किस तरह मांगे थे? गिड़गिड़ा करके, खुशामद करके, डांट डपट करके, कैसे मांगे थे उसने? खुशामद करके मांगे थे, भाई देने हैं, इस तरह से वो खुशामद कर रहा था। 77 नंबर, चिलम पीने से जाड़ा तो क्या जाता है? अब यहाँ ... हाँ, पर मन बहल जाता है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? सबको पता है, पुष की रात कहानी से लिया गया है। तगड़ा प्रश्न है। आगे बात करते हैं, टाइम खराब नहीं करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और जंग जीतनी है साथियों, जंग जीतनी। 78, चिलम पीने से जाड़ा तो क्या जाता है? ... हाँ, पर मन बहल जाता है। ये कथन किसने किससे कहा? ये कथन जो है साथियों, हल्कू ने जबरा से कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुष की रात कहानी के लेखक कौन है? सबको पता है, मुंशी प्रेमचंद है। 80 नंबर, हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? मुन्नी उसका नाम था। 81 नंबर, दूसरा उपाय कौन सा करोगे? ये कथन किसने किससे कहा है? ये कथन जो है हल्कू ने मुन्नी से कहा है, मुन्नी ने हल्कू से कहा। ये कथन जो है मुन्नी ने हल्कू से कहा है। स ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, स ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़े, ये अगला प्रश्न 82 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? जबरा नाम था। अगला प्रश्न 83, हल्कू के पैसे मांगने के समय मुन्नी क्या कर रही थी? वो कर रही थी खाना बना, झाड़ू लगा रही थी। क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी।
84 हल्कू का शरीर कैसा था, गठिला दुबला पतला, तो इसमें क्या आएगा, भारी भरकम शरीर था हल्कू का। हल्कू का शरीर कैसा था, भारी भरकम। 84 नंबर का प्रश्न है, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, ये कथन किसके द्वारा और किसके बारे में कहा गया है। तो ये कथन जो है साथियों मुन्नी के द्वारा सहना के बारे में कहा गया है। मुन्नी के द्वारा किसके लिए, सहना के लिए कहा गया है। इस ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना भाई। हाँ, 85 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। 85 नंबर का प्रश्न है, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। ये कथन जो है किसने किससे कहा है, मुन्नी ने हल्कू से कहा है। 86 कोई खैरात दे देगा कंबल, कहानी में ये कथन किसका है, ये कथन जो है मुन्नी का है। 87 निम्न में से कौन सा सुमेलित है, मंडैया मतलब झोंपड़ी, ठीक है, आला दिया आदि रखने का दीवार में बना स्थान है। यहाँ पर कौन सा कथन सुमेलित है साथियों, डांट, ढांट का मतलब होता है खेत की सीमा, तो मंडैया का मतलब होता है झोंपड़ी, आला दिया का मतलब होता है साथियों दीवार में बना स्थान, और ढांट का मतलब होता है खेत की सीमा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप लोग, है ना। 88 नंबर, हल्कू के खेत की फसल को किसने बर्बाद कर दिया था, तो नील गायों ने हल्कू की खेत की फसल को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था साथियों। अच्छे से देख करके आप लोग पढ़िएगा। तो मित्रों ये सारे के सारे 88 क्वेश्चन मैंने आप लोगों की करवा दिए हैं। पहले हम लोगों ने कहानी पढ़ी है, कहानी के बाद में मित्रों फिर सारी की सारी PDF आप लोगों को जो है इसी चैनल पर जो अपना इसी क्या नाम है डिस्क्रिप्शन जो है इसी वीडियो का, उसमें आप लोगों को ऐप का लिंक दिया जाएगा साथियों। वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है ना, जहाँ पर लिखा हुआ है पुष्प की रात कहानी, वहाँ पर ये पूरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा उसी टेस्ट के साथ। टेस्ट में होंगे 50 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैं क्वेश्चन डाल दूंगा वैसे, पर टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना, आपको अच्छा मज़ा आएगा देने में पेपर को, ठीक है मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अब हमेशा याद रखना, मैं टाइम टेबल आपका बता देता हूँ। मॉर्निंग में तो आप लोगों के लिए ये रचनाओं वाले जो वीडियो हैं वो आएंगे मॉर्निंग में सुबह, और इवनिंग में जो है साथियों आपके पास इवनिंग में आपके पास आएंगे हिंदी साहित्य का या फिर ग्रामर का, दोनों में से कोई भी वीडियो आ सकता है। हो सकता है दोनों ही वीडियो आपको मिले। मैं तो चाहता हूं कि रोज़ जो है हिंदी साहित्य का भी आए, ग्रामर का भी आए, और रचनाओं का वीडियो भी आपके पास आए। कैसा लगा साथियों ज़रूर बताइएगा, चैनल से जुड़िएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। और लोगों को भी बताना, आप लाइब्रेरी वगैरह में कहीं भी पढ़ते हो तो उनको भी बताना। बहुत सारे मैंने जो है वीडियो डाले हुए हैं यहाँ पर, आप उनको देखना साथियों, ठीक है। धन्यवाद।